स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसका बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके देश में बैंकिंग सेक्टर मजबूत नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ग्रोथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि देश के अंदर चाहे कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना हो, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना हो, तो वहां पर आपको लोन चाहिए होता है। लोन तभी मिलेगा जब बैंक स्ट्रांग होंगे। अगर लगातार बैड लोन होता रहेगा तो सिचुएशन खराब होती रहेगी। और मुझे याद है लगभग 7-8 साल पहले देश की स्थिति अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक भूचाल आ रखा था। लगातार आप सुनते होंगे बैड लोन्स के बारे में, NPA दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में काफी ज्यादा बढ़ गया था, डबल डिजिट में चला गया था, 12%। और इनफैक्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन फाइनली आप कह सकते हैं भारत ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है बैड लोन्स के ऊपर, क्योंकि अब अगर आप देखोगे जिस प्रकार से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इट इज ह्यूज। ये आप देख सकते हो मोदी गवर्नमेंट टर्न अराउंड बैंकिंग सेक्टर, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ के जो बैड लोन्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इसी को थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि अगर आप 2025 में यूपीएससी का एग्जाम लिखने वाले हैं तो हमारा ये वाला जो बैच है GS फाउंडेशन का, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हो। बेसिकली इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज हो गया, और यूपीएससी के जो 18 बुक्स होते हैं ताकि आपको बाहर से लेने की आवश्यकता ना हो, वो भी आपके घर तक डिलीवर किए जाएंगे। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था बैड लोन्स, देखो बैड लोन समझ लीजिए होता क्या है। जैसे मान लो अगर कोई बैंक है, उसने 100 रुपए उधार दिया, अब हो सकता है किसी को 20 रुपए दिया होगा, किसी को 30 रुपए दिया होगा, किसी को 5 रुपए दिया होगा, टोटल मिलाकर किसी बैंक ने 100 रुपए उधार दिए। अब इसमें से मान लीजिए 15 रुपए बैंक के पास वापस नहीं आया, तो उस केस में ये 15 रुपए क्या हो गया, ये हो गया बैड लोन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये बैंक के लिए तो लॉस हो गया ना एक तरह से। तो क्या है कि भारत के अंदर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे पिछले 7-8 साल पहले बैड लोन्स की संख्या काफी बढ़ गई थी। NPA काफी ज्यादा हाई हो गया था, लगभग 13%, 14% तक चला गया था। सोचिए अगर बैंक 1 लाख रुपए दे रहा है तो 13-14 हजार बैंक के पास वापस नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बैंक यहां पर सही से काम कर पाएगा? बैंकिंग सेक्टर काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप देख सकते हो एक समय था 2018-19 में, आप देखिए जो लॉसेस थे वो रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिले थे। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको पता ही है कि आज के डेट में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, काफी सारे बैंकों को मर्ज वगैरह कर दिया गया है। तो 2018-19 में 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्रॉफिट नहीं हुआ था, लॉस हुआ था। और कितना? 85,000 करोड़ का लॉस। वहां से हम 2023-24 की अगर आप बात करिए, ये अब हम पहुंच गए हैं 1.4 लाख करोड़ के नेट प्रॉफिट पे, जो कि अगर आप 2022-23 के मुकाबले देखोगे तो 34% और ज्यादा है। मतलब कहां 6 साल पहले लॉस दिख रहा था और कहां अब यहां पर 1.4 लाख करोड़ के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो गई। अगर उसी प्रकार से प्राइवेट बैंकों की अगर आप बात करोगे तो 1.78 लाख करोड़ का प्रॉफिट प्राइवेट बैंकों का भी हुआ है, विच इज 42% हायर देन देयर प्रीवियस ईयर। और साथ ही साथ अगेन आप देख सकते हो इसी की वजह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बोला जा रहा है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में काफी सारा रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और ओवरऑल टोटल बैंक की बात करें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, लगभग 39% का जंप आया है नेट प्रॉफिट में, और 3 लाख करोड़ को ये क्रॉस कर गया। ध्यान रखिएगा मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या है ना कि जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें सबसे अच्छा प्रोग्रेस SBI के द्वारा किया गया, और इसी को मॉडल बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की सबसे लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता ही है। इनका अगर आप प्रॉफिट देखिए, जो मार्च का क्वार्टर आया था, मार्च का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आप देख सकते हो 20,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, विच इज 125% हायर। 20,000 करोड़ प्रॉफिट किसी एक क्वार्टर में भारत के किसी बैंक ने नहीं करके दिखाया। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक ये करके दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर हम पूरे साल भर की बात करें तो SBI ने पूरे साल भर में 61,000 प्रॉफिट किया था, 61,000 करोड़ का। मतलब 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मैंने आपको क्या बताया,
टोटल यहां पर जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, वो लगभग हुआ 1.4 लाख करोड़, जिसमें से 60,000 करोड़ अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। उसी प्रकार से सेकंड नंबर पर प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक, इसका भी लगभग उसी के आसपास 60,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, उनका भी 50% हाई गया है अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। देखो बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा खासा देखने को मिला है। देखो क्या होता है कि अगर बैंक ज्यादा क्रेडिट देते हैं तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और बैंकों का प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन जरूरी क्या होता है कि जब आप लोन दे रहे हो तो आपका लोन वापस भी होना चाहिए। पहले क्या इशू हो रहा था पिछले काफी समय से कि यहां पर जो लोन दिया जाता था वो वापस ही नहीं आता था। अब क्रेडिट ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर रिटेल लोन के अंदर लगभग 11.16% का ग्रोथ हुआ है। कॉर्पोरेट लोन जो बिजनेसेस को लोन दिए जाते हैं उसमें भी ग्रोथ है लेकिन उतना नहीं है। और फिर इसमें अच्छी बात यह है कि जो रिटेल लोन होते हैं और जो लोन कॉर्पोरेट्स को दिए जाते हैं उसमें बैड लोन अभी कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। कंपैरेटिवली अगर आप बात करें एग्रीकल्चर की, एमएसएमईज की, तो वहाँ पर बैड लोन्स थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका कारण भी है क्योंकि वो पॉलिटिकली थोड़ा सा होता है। आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर वगैरह में जब नई सरकारें वगैरह बन के आती हैं तो कहती हैं कि हम आपका बैड लोन जो है माफ़ कर देंगे। तो इसकी वजह से कई बार बैंकों के पास पैसा आता है, नहीं मिल पाता, तो कई सारे इश्यूज होते हैं इसकी वजह से। फिर इसके अलावा यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ये भी देखने को मिला है कि जो बैड लोन्स हैं ओवरऑल उसके ऊपर चेक रखा है सरकार ने। काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन दिए गए हैं और एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है बैंकों को कि आपको कोशिश करना है कि जो बैड लोन्स हैं वो कम से कम हो। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो आज के डेट में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो बैड लोन्स हैं, दैट हैज़ गॉन बिलो 2% विच इज़ ह्यूज। क्योंकि अगर आप देखिए एग्जैक्टली 7-8 साल पहले ये नंबर 12-14% के करीब था। आप सोच सकते हो 12-14%, ये 2% के नीचे आ गया है। तो एक अच्छी बात है कि अब होता क्या है कि जब बैंकों के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी बैंकों को, क्योंकि वो उतना ज़्यादा लेंड कर पाएंगे, पैसा दे पाएंगे। इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकेगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छे से हो सकेगी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपके मन में यह भी आना चाहिए कि आखिरकार सिचुएशन खराब हुआ क्यों, प्रॉब्लम्स क्या हुई थी स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ। तो मैं आपको बताता हूं 2005 से 2013 के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो टोटल लैंडिंग है बैंकों का, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं, रियल टर्म्स में लगभग 15% के इजाफे से बढ़ा था। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोन दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन लोन आपको सही तरीके से देना चाहिए ना। मान लो अगर बैंक किसी को पैसे दे रहा है उधार तो उसके बैकग्राउंड चेक करेगा, बिजनेसेस देखेगा कि क्या वो स्ट्रांग है कि नहीं। बस आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हुए, पॉलिटिकली आपको कॉल आ गया, आपको बोल दिया गया बैंक के मैनेजर को कि इसको लोन दे दो, उस आधार पर चीजें नहीं वर्क करनी चाहिए। और एक्चुअल में प्रॉब्लम यही हुआ था। 2014 तक अगर आप देखोगे स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंकों में अकेले, मतलब कि यहां पर जो टोटल बैंक क्रेडिट है, मतलब देश भर में जितना भी क्रेडिट दिया गया था उसका 70% अकेले पब्लिक सेक्टर बैंकों ने दिया था। और ये ज्यादातर लार्ज कॉर्पोरेट लोन्स थे, बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनको ये पैसे दिए गए थे। और इसका अगर आप सिचुएशन देखिए तो 2010 से ही स्टार्ट हो गया था। अब क्या है कि मान लो बैंकों ने बहुत सारा लोन देना स्टार्ट कर दिया बड़े बड़े बिजनेसेस को। अब बिजनेसेस ने ये सोचकर लोन लिया था कि उनका जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुल हो जाएगा, वो फैक्ट्री सेटअप करेंगे। फिर क्या होता है कि यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस होते हैं, गवर्नेंस के अंदर चैलेंजेस होता है, इंफ्रा जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो लोन लिया था उन्होंने जिस सोच के हिसाब से लिया था कि वो बिजनेस सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। अब जब वो फेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे जो लोन लिया था। तो इसकी वजह से बैंकों के अंदर धीरे धीरे कर जो बैड एसेट है वो बढ़ने लगा। अब इसका प्रॉब्लम ये भी हुआ कि बैंकों ने जानबूझकर उसको छुपाना भी स्टार्ट कर दिया। आरबीआई ने कह दिया कि बैंकों को कि देखो एक काम करो, अगर किसी को 50,000 करोड़, 50,000 या फिर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ किसी ने अगर लोन लिया है तो एक काम करो, उसको जो है एवरग्रीन, मतलब कि एक तरह से वापस से उसको दोबारा करवा दो, उसका जो एक्सटेंशन है वो कर दो। जैसे कि मान लो अगर 5 साल में वो लोन लौटाना था तो काम करो उसको 10 साल का कर दो। तो इससे क्या हुआ, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो रियल टर्म में हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हो रहे थे। तो यहां पर अल्टीमेटली इश्यूज ही यही होता है। 2016-17 आते आते आप देख सकते हो यहां पर लगभग 90% ऑफ एनपीए लार्ज बोरोवर्स का था। जो बड़े बड़े बिजनेसेस ने जो लोन लिया था उन्हीं का था। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर वही आ गई थी। और यही यहां पर मोदी सरकार का कहना है कि हमने उसको काफी हद तक कम करने की कोशिश की है और सिचुएशन अब काफी अच्छी हो गई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण जी का रिसेंटली बयान आया था और उन्होंने कहा
कि 2014 से 2023 के बीच में ये जो बैड लोन्स हो गए थे उसमें से 10 लाख करोड़ हमने ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने 1105 बैंक फ्रॉड केसेस को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से 64,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अटैच किया और ऑलरेडी बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए लौटाया जा चुका है जो यहां पर फ्रॉड के केसेस हुए थे। तो इस सीतारमन जी का कहना था यहां पर जो मोदी सरकार है उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके जो 4R की स्ट्रैटेजी है वो अपनाई थी, जैसे रिकॉग्नाइजिंग एनपीए। सबसे पहले क्या किया गया कि जो एनपीए है पहले उसको रिकॉग्नाइज करो। पहले की सरकार यहां पर एनपीए रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी, लोन्स को एवरग्रीन करते जा रही थी। उसके अलावा रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, फिर तीसरा है रिकैपिटलाइजेशन, मतलब बैंकों के अंदर और ज्यादा कैपिटल डालो, और ये सरकार ने किया था, मुझे याद है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर डाला गया। फिर इसके अलावा रिफॉर्म्स लाए गए, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें काफी हद तक इंप्रूव हुई हैं। और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर का यह भी कहना था कि जो बैड लोन्स की रिकवरी थी उसमें कोई भी हमने लीनियंसी नहीं छोड़ी। यहां पर जो भी हमें रिकवर करना था, डिफॉल्टर्स के ऊपर प्रेशर डालना था। इसके अलावा आपको पता होगा एक और रिफॉर्म आया था जिसको आईबीसी कहा जाता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उसके तहत भी कई सारा जो रिकवरी है वो हमने करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो बोला जा रहा है कि भारत ने फाइनली बैड लोन्स के ऊपर जो विक्ट्री है वो डिक्लेयर की है वो क्यों है आखिरकार। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सा केमिकल मोस्ट सुटेबल है इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? ठीक है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।